नमस्ते। आप सभी का स्वागत। आज 7 बजे और पूरे हमारे साथ गौरव प्रधान जी जुड़ गए हैं। हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश की, और क्यों वो भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि बांग्लादेश में जाते ही सारे एमएसएम ने, जिसको जनरली कुछ पता नहीं होता लुटियंस मीडिया को, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि अरे ये तो इनका प्लान है वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को प्रभावित करने का, विदाउट रियलाइजिंग कि प्रोग्राम तो 6 महीने पहले बन चुका था। तब तो डेट्स भी नहीं पता थी। गौरव जी, आपका स्वागत है। नमस्ते संजय भाई। तो ये जो लुटियंस मीडिया चिल्ला रहा है कि साहब के प्रधानमंत्री का जो बांग्लादेश दौरा है, जो कि उनका जो नेशनल डे है 26 मार्च, और वो 50 साल यानी 26 मार्च 2021, वो तो बदल नहीं सकता था। और ये दौरा जो है वो मेरे सूत्रों के अनुसार 6 महीने पहले से तय था। तो ये हमारा लुटियंस मीडिया क्या चिल्ला रहा है? संजय भाई, मैं बंगाल और इंडिया पे और बांग्लादेश पे जाने से पहले आपकी आज्ञा चाहूँगा 2 मिनट की, क्योंकि जी एक जी जी। सवाल है जो सबको विचलित कर रहा है उस पे, प्रधानमंत्री के पाकिस्तान इशू पे। और क्योंकि पाकिस्तान का भी लिंक निकलता है लॉन्ग टर्म में, इसलिए मैं वो जवाब देना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी सारे मित्रगण सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री प्रेम पत्र भेजने की बात नहीं करते थे, मना करते थे, और अब वो प्रेम पत्र भेज रहे हैं। तो ये मोदी सरकार क्या सेकुलर हो गई है या कंप्रोमाइज़ कर लिया है? बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि लोगों की याददाश्त कमज़ोर है, रिसर्च करते नहीं है और सोचते नहीं है। प्रधानमंत्री ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करा है, बल्कि एक चक्रव्यूह डाला है। अगर आपको याद हो, 5 अगस्त 2019 को 370 और 35 से हटी थी। उससे पहले की प्रिपरेशन क्या है वो किसी और दिन बात करेंगे, क्योंकि वो लंबा टॉपिक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके 6 महीने 2 महीने तक तो पाकिस्तान को समझ में ही नहीं आया हुआ क्या। और भारत में ना कहीं दंगे हुए, ना जम्मू कश्मीर में कहीं दंगे हुए। तो फिर पाकिस्तान ने डोजियर बना के पूरी दुनिया, यूएन, हर फोरम पे जाके शोर मचाना शुरू करा कि भाई कश्मीर ले लिया, कुछ बोलो। दुनिया में मलेशिया और टर्की के अलावा कोई देश पाकिस्तान के साथ नहीं आया। ईरान भी आया, लेकिन हल्के फुल्के तरीके से आया, ज़्यादा खुल के नहीं आया। तो पाकिस्तान ने अपना ढिंढोरा पीट दिया था। उसके बाद जब अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने नेशनल डे पे चिट्ठी भेजी, तो कहने को तो वो एक कस्टमरी चिट्ठी है, मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं है, लेकिन बड़े क्लेवरली रिटन है। उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भारत सरकार ने केवल एक पोस्टमैन की हैसियत दी है और कुछ नहीं दिया, बल्कि उस चिट्ठी में भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की जनता को एड्रेस करा है, ना कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। इंडियन मीडिया की समझ में तो आता ही नहीं है, वो इंडियन मीडिया इस काबिल ही नहीं है कि डिटेल में जाए और समझे। लेकिन पाकिस्तानी चैनल पे मैं एक स्पीकर को देख रहा था, उसने बड़ा साफ कहा कि तुम्हारी तो समझ में नहीं आया चिट्ठी है क्या। ये चिट्ठी में एक्चुअली प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मी को और एस्टेब्लिशमेंट को साइड करके सीधा पब्लिक को एड्रेस करा है। अब उससे हुआ क्या? उससे हुआ क्या, जो ढिंडोरा पाकिस्तान ने पीटा था जम्मू कश्मीर के लिए 370 और 35 ए पे, और एक टफ स्टैंड ले लिया था अनकॉम्प्रोमाइज की पहले ये वापस करो, उसके बाद आगे कुछ होगा। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी भेज के दुनिया की कम्युनिटी को ये बता दिया कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। अब पाकिस्तान फंस गया है, क्योंकि उसका स्टैंड है कि 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति बेहाल करो। यानी अगर स्थिति बेहाल तो होनी नहीं है, मोदी सरकार में कोई ऐसा काम नहीं होता है जो पीछे मुड़ के देखा जाए, तो स्थिति बहाल होनी नहीं है। अब पाकिस्तान फंस गया, बात हो नहीं सकती अगर वो स्टबन रहता है। और अगर स्टबन नहीं रहता है, वो उस चीज को छोड़ता है, तो इसके मतलब उसने कश्मीर और जम्मू जो JNK है उसको एक्सेप्ट कर लिया इन लेटर एंड स्पिरिट एज पार्ट ऑफ इंडिया। यानी अब अगर जो बातचीत होगी वो POK पे ही होगी। तो ये एक चक्रव्यूह रचा गया था, जिसकी शुरुआत 2014 में नवाज शरीफ को बुलाने से हुई थी, और अब वो आगे बढ़ रहा है। तो मेरी निवेदन सबसे ये है कि उछल कूद मच मचाया करो, अपने नेतृत्व पे विश्वास रखो, वो कोई हवा में काम नहीं करता, और प्रधानमंत्री का कोई लव अफेयर पाकिस्तान से नहीं हो रहा है।
बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो बिल्कुल वो चेस के ग्रैंड मास्टर हैं। उनका जो एक मूव कोई भी होता है तो आगे वो 15, 20, 25 चालें आगे तक सोच लेते हैं, उसके बाद ही कोई चलते हैं। इसीलिए कई बार लोगों को लगता है कि बहुत धीमे चल रहे हैं। तो अब आ जाते हैं इसी परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि बांग्लादेश का भी किस्सा पाकिस्तान से कहीं ना कहीं संबंध रखता है कुछ। बांग्लादेश की जहां तक सवाल है, पाकिस्तान बंगाल इलेक्शन, पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई किसी को ये लगता है कि मोदी जी के और मैं इससे कुछ लोगों को नाराज भी कर दूंगा, लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि मोदी जी के राज्य वर्ड तो इस्तेमाल नहीं करता मैं, लेकिन मोदी जी के टेन्योर में कोई काम कोइंसिडेंस होता है, तो ऐसी चीज नहीं है। मोदी जी के टेन्योर में हर चीज एक प्रयोग होती है। तो इसकी प्लानिंग 6 महीने पहले हुई हो या साल भर पहले हुई हो, बंगाल का इलेक्शन इसमें बहुत बड़ा अहम रोल है। और इसी वजह से ममता बनर्जी और कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस परेशान बंगाल को लेके नहीं है, कांग्रेस परेशान असम को लेके है, और असम को लेके और फ्यूचर में त्रिपुरा वगैरह को लेके है। बंगाल में ममता बनर्जी परेशान है क्योंकि इससे बहुत इम्प्लीकेशन हुए हैं। पहली चीज तो आप ये लोगों को समझ में आना चाहिए, और इसीलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि राजनीति में कोई स्टैंड अलोन इवेंट नहीं होता, चेन ऑफ इवेंट होते हैं। आपको इतिहास पढ़ना जरूरी होता है, और क्योंकि वक्त हमारे पास सीमित है, लंबा नहीं कर सकते, लेकिन मैं इतना आपको बोलूंगा, मैं ज़्यादा पुरानी बातों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर जनता जो हमारे दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी दिमाग में कुछ समझ 1990 के मिड में या 20,000 में आई होगी, क्योंकि ये सब 1971 के बाद पैदा हुए थे। उससे पहले ज़्यादातर उससे पहले पैदा नहीं हुए थे। हमारी आपकी तरह मैं भी शायद 3 साल का था 1971 में, लेकिन ये उसके बाद का। तो मैं इससे हाई लेवल जाना चाहता हूँ। आप एक बात मेरे को बताइए, बांग्लादेश से भारत में लोग क्यों आते हैं? नेपाल से भारत में लोग क्यों आते हैं? बांग्लादेश से भारत में या नेपाल से भारत में लोग इसलिए आते हैं ताकि उन्हें रोजगार मिले, क्योंकि बांग्लादेश और नेपाल में रोजगार नहीं है। हमारे और वो चलते चलते हमारे आपके घर के आसपास पहुंच जाते हैं, जहां वो घर का काम करते हैं एज ए मेड या ड्राइवर या किसी और रूप में, और वो जो 2,000 10,000 रुपए वो लेते हैं, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है उनके गांव के हिसाब से। हमारे आपके लिए वो मायने नहीं रखता है ज़्यादा। तो बांग्लादेश से हमारी जो प्रॉब्लम है वो है पॉपुलेशन इन्फ्लक्स की, जो इंडिया में आती है। लोगों को अगर याद हो, 2000 मेरे को ठीक से ईयर नहीं याद आ रहा है, लेकिन पिछले टेन्योर में मोदी जी के, जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, तो राजनाथ सिंह ने बहुत कोशिश करी कि लैंड एक्वायर करी जाए ताकि फेंसिंग हो, और ममता बनर्जी ने लैंड एक्वायर नहीं होने दी ताकि फेंसिंग ना हो। ममता बनर्जी का इंटरेस्ट जो बांग्लादेशी इंडिया में आते हैं उसमें उनको रोकने में उनका इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो उनका पॉलिटिकल माइलेज सेट करते हैं। जबकि भाजपा का हमेशा, जैसे गुजरात आप ले लीजिए, जब से मोदी जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने, और वो 15 साल तक चीफ मिनिस्टर या जो भी साल तक चीफ मिनिस्टर रहे, 12-13 साल तक, गुजरात से पाकिस्तान की तरफ से गुजरात बॉर्डर क्रॉस करना बंद हो गया। उसका एक सबसे बड़ा कारण मोदी जी ने क्या करा था कि पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन को, जो हमारा सीमा है वहां तक पहुंचाई थी, ताकि जवानों को पानी उनके बैरक्स तक, उनके बंकर्स तक, या उनके जो लोकेशन है, स्टेशंस हैं, मॉनिटरिंग स्टेशंस, वहां तक टैप वाटर पहुंच सके। क्योंकि होता ये था, जब ये लोग पानी लेने पीछे आते थे या पानी खत्म हो जाता था, तो उस टाइम पाकिस्तान से लोग इंडिया में घुसते थे। यही कोशिश आज है। अब थोड़ा सा पुराना इतिहास में ले जाता हूँ मैं, मतलब हो सके संजय भाई, जहां आपको लगे कि मैं आउट ऑफ वे जा रहा हूँ, आप मुझे रोक सकते हैं, ठीक है ना? नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल, आप बहुत रुचिकर बात कर रहे हैं, कृपया।
ठीक है। निरंतर तो रखे। 2000, ये बात है अटल जी की सरकार के टाइम में। अटल जी की सरकार थी, तो अटल जी की सरकार में अगर किसी को याद हो, जो दर्शक हैं, सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था? खिचड़ी सरकार थी, दबे हुए रहते थे, खुल के कुछ काम नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी सरकार में एक सबसे बड़ा अचीवमेंट था न्यूक्लियर टेस्ट। और अगर आपको याद हो तो अटल जी ने बंगाल को छोड़ के, बंगाल में चुनाव जीतना या उस तरह की मानसिकता रखना को छोड़ के, राजनीति को ठंडे बस्ते में डाल के उन्होंने ममता बनर्जी का साथ मांगा था, ताकि वो, और इसी तरह और अपोजिशंस का भी, ताकि वो न्यूक्लियर टेस्ट करें। यानी देश के लिए न्यूक्लियर टेस्ट ज़्यादा ज़रूरी थे एज कम्पेयर टू विनिंग इलेक्शन इन बंगाल। वहाँ से आते हैं हम 2016 नवंबर में। 2016 नवंबर जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद सबसे बड़ा झटका जो मोदी सरकार ने दिया दुनिया अपोजिशन पार्टी को, खास तौर से बंगाल में, वो था डिमोनेटाइजेशन, जिसकी वजह से जितना, क्योंकि बंगाल और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब उसका आप देखें तो मतलब इट इज मोर देन द जीडीपी ऑफ बंगाल। इस लेवल पे वो चलती थी, चाहे वो काउंटर फिटेड करेंसी हो। मालदा इसके लिए फेमस है, मालदा मॉड्यूल इज फेमस फॉर ऑल दीज थिंग्स। 2017 में जब जीएसटी आया, तो मोदी जी ने बंगाल का इलेक्शन उस टाइम कंप्रोमाइज करा, 2016 वाला। वो एक गिफ्ट था कि हमें जीएसटी में सपोर्ट करो, क्योंकि जीएसटी देश के लिए ज्यादा जरूरी था एज कंपेयर टू विनिंग वेस्ट बंगाल। उससे क्या हुआ, तो आपने देखा ना अटल जी में और मोदी जी में ये एक बहुत कॉमन फैक्टर है कि दोनों के लिए राष्ट्र पहले था, इलेक्शन बाद में आए। जब जीएसटी पे कंप्रोमाइज हुआ तो ममता बनर्जी को ये लगा जीतने के बाद कि हम मोदी को हेड ऑन ले सकते हैं और मोदी को हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये जो एरोगेंस ममता के अंदर गई, ये हमारे लिए एक स्ट्रैटेजी का काम करा। स्ट्रैटेजी इस तरह से कि जब ममता के अंदर ये चीज गई, तो ममता ने मोदी मोदी करना शुरू कर दिया। मोदी जी को गाली दो, मोदी जी की मजाक उड़ाओ, उनकी स्कीमों को फॉलो मत करो, बाहरी बोलो। ये आज से नहीं चल रहा है, ये 2000 चुनाव जीतने के बाद से चल रहा है। लेकिन उसने जीएसटी पे कंप्रोमाइज कर लिया था, जीएसटी पे साथ आ गई थी, तो वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी था एज कम्पेयर टू विनिंग वेस्ट बंगाल। इस चक्कर में क्या हुआ कि जो काडर अटल जी के टाइम में भाजपा का खत्म हो गया था और मोदी जी के आते आते लगभग खाली हो गया था, उस काडर में एक नई जान फूकी ममता बनर्जी ने, जब वो मोदी के अगेंस्ट गई।